ये मेरे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स है, ठीक है, बहुत सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं। अब मुझे बोला है कि जो भी इफ ईच सर्किल इन द फैमिली कट्स अ सर्किल, एक दूसरा सर्किल है मेरे पास, ठीक है, उस सर्किल के सेंटर 2,3 गिवन है और रेडियस कितना है पता है, स्क्वायर 4 9 माइनस 3, 9 + 4 13 माइनस 3 रूट में दिया हुआ है रेडियस। तो 2,3 कहाँ पे लाई करेगा, कहीं पे लाई करेगा, तो ऐसा एक सर्किल मैंने ले लिया, ठीक है। अब मुझे बोला है कि ये जो भी सर्कल्स बनेंगे ना इस फैमिली के, इस पर्टिकुलर फैमिली के, वो इस सर्किल के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को एक फिक्स पॉइंट पे कट कर रहा है। इस सर्किल के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को एक फिक्स पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लो ऐसा कुछ आया, ऐसा कुछ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, तो एक फिक्स पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये फिक्स पॉइंट क्या होगा, अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? ऑल द कॉमन कॉर्ड्स पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ऐसे समझो कि एक सर्किल है मेरे पास, इस पे मैं कोई भी कॉमन कॉर्ड बना रहा हूँ ना, तो वो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि ये जो लाइन है 6,5 और 3,7 वाली, ये लाइन सर्कल को टच कर रही है या नहीं कर रही है? y-7 इज इक्वल्स टू -2/3 x - 3। सिंप्लीफाई करो तो 3y - 21 इज इक्वल्स टू -2x +6, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो तो 3y + 2x इज इक्वल्स टू 21 + 6 इज 27। तो इसका c जो आया आपके पास, c इज कमिंग आउट एज 27, राइट? और हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या पता है? एनीवन? C equals to plus minus R times of under root 1 plus m square. 1 + m², m यहाँ पे -2/3 है, ठीक है। तो c इज इक्वल्स टू, और रेडियस कितना है, ये जो गिवन, ये जो सर्किल मुझे गिवन है क्वेश्चन में, उसका रेडियस कितना है? 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर +3 विच इज √16। तो रेडियस 4 दिया हुआ है। 1 + 2/3 4/9, तो 4/9 करोगे तो कितना आ जाएगा? Root 13/3 वो under root वाला stuff. 4 c is equals to plus minus c is equals to plus minus 4/3 √13, राइट? कुछ इस टाइप से आ जाएगा। हाँ सर। ये अब मुझे बताओ कि 27 इससे बड़ा है या छोटा है? 4/3 √13 से 27 बड़ा है या छोटा है? छोटा है। बेटा ये छोटा है ना, मतलब दिस वैल्यू, हाँ एवरीवन इज वही छोटा गेटिंग है। इट ना? हाँ, तो ये छोटा है। तो अब खुद ही सोचो कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसका सी बड़ा है, सी इज ग्रेटर देन दिस, तो ये लाइन कैसा एक्ट करेगी? नहीं, कभी नहीं टच करेगी ना, डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, इंटरसेप्ट ज्यादा हो गया ना। डिस्क्रिमिनेंट लेस हाँ देन सर। 0 के लिए सी ग्रेटर आता है, ठीक है, सी ग्रेटर देन दिस वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये लाइन कभी टच नहीं करेगी, ये सर्कल के बाहर से पास करेगी, ठीक है। हम, मुझे ये बोला है कि अगर इस लाइन के किसी भी पॉइंट से, सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इस टाइप से कि मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ, तो वो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो बेसिकली ये आपको t इज इक्वल टू 0 लाइन गिवन है और आपसे पोल पूछ रहा है, समझ रहे हो? इफ ईच सर्किल ऑफ द फैमिली कट्स दिस, देन ऑल द कॉमन, मतलब अगर मुझे बोला है कि हर चीज अगर इसको कट करेगी, ठीक है, तो इस फैमिली के सारे एक्सिस का रेडिकल एक्सिस ये है, राइट? रेडिकल एक्सिस ये है। तो अगर सारी लाइंस इस सर्किल को कहीं ना कहीं पे कट करेंगी, उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम बनाते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम किससे, कहाँ से बनाते हैं? वो जो पहली लाइन लिखी है ना, इफ ईच सर्किल इन द फैमिली कट्स द सर्किल, तो इसका बस ये मतलब है कि सम हाउ सारी जो, ये जो फैमिली है ना, ये पूरी ये इस सर्कल से रिलेटेड है। और वो इस सर्कल से कैसे रिलेटेड है कि ऑल द कॉमन कॉर्ड्स पासिंग थ्रू अ
फिक्स पॉइंट, वो सारे कॉमन कॉर्ड्स जो बना रहा हूँ मैं वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं। वो सारे कॉमन कॉर्ड्स जो मैं बना रहा हूँ वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो सारा सर्कल इससे पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, 6,7 और 3,7 और 6,5 से। तो अगर इससे मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ तो ये फिक्स पॉइंट से पास करेंगे। तो बेसिकली आपको पोलार गिवन है और पोल पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। तो कैसे निकालेंगे वो पोल और पोलार का क्या रिलेशन होता है? तो देखो, मान लो मैंने पोल की एच कॉमा के मान लिया, पोल मेरा एच कॉमा के है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है ना उल्टा क्वेश्चन दे करके कि पोलार गिवन है, मुझे पोल निकालना है। करवाया है ना बेटा? अच्छा हाँ देखो, सर किया है। जैसे मान लो मेरे पास सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मान लो इसका पोल मुझे पता है तो इसका पोलार निकालना है, तो क्या करोगे? t इज इक्वल टू 0 करोगे, राइट। इस इक्वेशन के लिए t इज इक्वल टू 0 करोगे एवरीवन, हाँ हाँ। या ना? हाँ। ठीक है। अब पोल को मैंने h कॉमा के मान लिया, तो इस इक्वेशन को लिखोगे एक्स एच प्लस वाई के माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस 6 टाइम्स ऑफ वाई प्लस के बाई टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ तक समझ में आया? t इज इक्वल टू 0 लिखने का वे। हाँ सर। उसके बाद ये जो सर्किल है, मतलब ये जो टैंजेंट दिया हुआ है मुझे, जो पोलार है, इसकी इक्वेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है ना, क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है, 3,5 और 6,7, सॉरी 3,7 और 6,5। तो ये जो लाइन की हाँ इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पे, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 27। तो क्या ये दोनों लाइंस सेम ही लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ। तो यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? h/2 इज इक्वल्स टू k/3, नहीं, और भी कोफिशिएंट्स आएंगे ना, पहले उस लाइन को सिंप्लीफाई करो थोड़ा। तो x के साथ क्या आएगा? एक तो ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो x के साथ आएगा h-2, राइट, प्लस y के साथ क्या आएगा? k-3, और बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 2h, ये 2h प्लस 3k प्लस 3। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये ऊपर वाले लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। अब मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा। h-2/3 इज इक्वल्स टू, नहीं, h-2/2 प्लस इज इक्वल्स टू k-3/3 इज इक्वल्स टू 2h प्लस 3k प्लस 3 डिवाइड बाई 27। तो टेल मी, अब यहाँ से दो इक्वेशंस बना सकते हो, पहला और तीसरा पॉइंट लेकर के, उस पहला दूसरा और तीसरा पॉइंट लेकर के, और पोल निकाल सकते हो, एच और के की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ हाँ। सर हो जाएगा। तो एक बार करके बताओ एच और के क्या आ रहा है। एक तो इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इसको एक वेट करोगे तो
अज्यूमिंग कि मैंने कैलकुलेशन सही की होगी, आंसर सही आना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 357 माइनस 21 के 7 into 23 61H। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 155H 357 minus 97 is 447. H is equals to 447 divided by 155. कुछ अजीब सा ही आ रहा है। चेक कर लेना कि एक बार मैंने सही किया है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, मतलब ठीक है, एक बार कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, मेथड तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? If the circle which belongs to the given family cuts this orthogonally, then center of the circle is। ये क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा ना। देखो गिवन फैमिली वाले सारे सर्कल्स को आप ऐसे लिख सकते हो, s plus lambda l is equals to 0, राइट? हेलो, हाँ ठीक है। तो जैसे आपने गिवन सर्कल्स वाले सारे उसको s plus delta l is equals to 0 लिखा, उसके बाद एक सर्कल नीचे गिवन है, उसको वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनली के जब कट कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको g1 2g1 g2 इज इक्वल्स टू, वहां से वो कंडीशन अप्लाई करोगे, प्लस 2f1 f2 इज इक्वल्स टू c1 c2, वहां से वो कंडीशन अप्लाई करोगे एंड फिर वहां से हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। चलो, और ये चीज ऐसे अटेम्प्ट करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 to 6 वाला। 4 to 6 वाले में क्या दिया हुआ है मुझे कि if alpha chord of a circle be the chord to the circle which subtends an angle alpha at the center, let alpha chord of a circle, कोई chord है जिसको हम अल्फा कॉर्ड बोल रहे हैं, किसी एक सर्कल की कोई कॉर्ड है जिसको हम अल्फा कॉर्ड बोल रहे हैं, नाम दे दिया उसको अल्फा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, be that chord of the circle which subtends angle alpha at the center। तो इस सर्कल के लिए ये एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है, दिस एंगल इज अल्फा। सेंटर से अगर उस कॉर्ड के एंगल्स बनाओगे तो वो अल्फा है। अब उससे कंडीशन बोल रहा है कि अगर मान लो, क्वेश्चन पढ़ना, फोर्थ क्वेश्चन, कि इफ x plus y is equals to 1 is the alpha chord of circle, then alpha is equals to, मान लो ये chord दे दिया x plus y plus 1 is equals to 0, और ये सर्कल दे दिया आपको x square plus y square is equals to 1, तो सेंटर 0,0 पता चल गया। तो बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो आप इस लाइन के लिए, हाँ या ना? हाँ चलो सर। बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, तो ये लाइन की इक्वेशन और ये लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, या बेसिकली स्लोप मिल जाएगा, m1 और m2 मिल जाएगा, और फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल दोगे। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर मैंने थोड़ा अलग मेथड से किया ये वाला। सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो फिर उसका रेडियस पता चल गया 1 हो गया। तो ये जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल के दो साइड्स तो रेडियस ही है। x plus y is equals to 1, हाँ ठीक है। हाँ तो Right. रेडियस होंगे और दोनों साइड सेम है, मतलब आइसोसेलेस बन गया। हाँ तो उस हिसाब से कुछ निकल सकता हो, मतलब दोनों एंगल सेम आ जाएंगे। हाँ, मतलब ये वाले एंगल सेम आ जाएंगे, बट ये वाले एंगल निकालने तो पड़ेंगे ना फिर भी। अच्छा हाँ, समझा समझा। क्योंकि इस एंगल को फाइंड करने के लिए फिर भी ये वाले एंगल्स निकालने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, बट ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई ना सबको फोर्थ क्वेश्चन की। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में वही
इफ एंगल इज पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 3 दे दिया, एंगल दे दिया, और सर्कल दे दिया is 1, if a slope of this is 1, if the slope of a pi by 3 chord of x square plus 4 इसमें 1, तो उस chord की इक्वेशन क्या होगी? अब देखो स्लोप दे दिया है तुम्हें, सेंटर तुम्हें पता है, ठीक है, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, हाँ या ना? बेटा खुद ही सोचो कि अगर मुझे एक सर्कल पता है, उसका सेंटर पता है, सेंटर 0,0 है, ठीक है, ये मुझे पता है कि ये रेडियस 2 है और ये रेडियस 2 है और बीच में एंगल पाई बाय 3 दे दिया, ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप भी दे दिया, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? 1 दिया हुआ है ना, तो ये दूसरी वाली लाइन का स्लोप निकाल सकते हो एंगल बिटवीन लाइंस करके, tan theta is equals to m1 minus m2 is equals upon 1 plus m1 m2. Can you find this m2 हाँ everyone? सर। तो अब देखो हाँ तुम्हें ये दोनों लाइंस की इक्वेशन पता चल जाएगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो सर्कल से, और जैसे ही सर्कल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो कॉर्ड निकल जाएगी, कॉर्ड की इक्वेशन निकल जाएगी। गॉट इट? फिफ्थ क्वेश्चन। सर स्लोप 1 जो दिया हुआ है वो तो कॉर्ड का दिया हुआ है ना शायद। chord is if the slope of this chord is 1, अच्छा ये कॉर्ड का स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, माय बैड। तो कॉर्ड का स्लोप 1 दिया हुआ है, ठीक है, y माइनस, इक्वेशन को मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लिख लेता हूँ, या y इज इक्वल्स टू x प्लस c लिख लेता हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू x प्लस c एक कॉर्ड होगी, एंगल पाई बाई 3 दिया हुआ है, और सर्कल की इक्वेशन पता है मुझे, सेंटर पता है, तो अब कैसे कर सकते हैं? y इज इक्वल्स टू x प्लस c, वो c पता चल जाएगा तो इक्वेशन पता चल जाएगी। सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि ये जो पाई बाय 3 दिया हुआ है इसका मतलब अपोजिट टू एंगल्स तो सेम है, तो 180 ऑपोजिट माइनस एंगल्स, 60। राइट, वेरी गुड, हाँ ये तो वो इक्विलैटरल 60। ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। उससे क्या यूज कर सकते हो? ये साइड की लेंथ आपको 2 पता है, ये साइड की लेंथ आपको 2 पता है, ये साइड की लेंथ भी 2 हो जाएगी, तो बेसिकली लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 2 दे रखा है इनडायरेक्ट वे में। एक गिवन सर्कल के लिए लेंथ ऑफ कॉर्ड 2 दिया हुआ है, और ध्यान से देखो तो ये सर्कल जो है ना, ये सिंस ओरिजिन वाला सर्कल है, तो ये जो लाइन है, क्योंकि इसका स्लोप ऐसा कुछ 1 दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड से हम क्या कर सकते हैं? 0,0 से हम इस y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं क्या? 90 डिग्री वाले चीजें तो यूज करो ही ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ये पाई बाय 3 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल इज 30 डिग्री, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है, c निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये लेंथ सर मुझे वो 1 दिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3 होगा ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3 क्यों होगा बेटा? सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नहीं इक्वल टू मतलब 4। अच्छा ये सेंटर वाला से डिस्टेंस, हाँ कॉर्ड का, हाँ, तो वही उससे कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे। सी निकल जाएगा ना? √3 क्यों होगा बेटा? 1 क्यों नहीं होगा? सर 1 कैसे होगा? √3 अच्छा होगा। √3 ही होगा, हाँ √3 होगा। तो ये फिर ये वाला सेंटर से ये निकाल सकते हो यहाँ से, बेसिकली टी इज इक्वल्स टू आर करके, टी इज इक्वल्स टू आर करके, आर की जगह √3 रख देना अभी, और वहां से आप सी निकाल सकते हो, एक ही वेरिएबल है, सी पता चल जाएगा तो इक्वेशन पता चल जाएगी, ठीक है। 6th क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये पैसेज समझ में आ गया ना, तो बाकी क्वेश्चन खुद से करना। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th से 9th वाले पैसेज में क्या दिया है? 7th से 9th वाले पैसेज में दिया है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर हैज लेंथ 4 यूनिट्स एंड इट्स सेंटर इज एट 3,4, ठीक है। One of the diagonal is parallel to line y is equals to x, then answer the following question. मुझे बोला है कि एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, एक स्क्वायर है मेरे पास ऐसा, जिसका सेंटर 3,4 पे है, और वन ऑफ द साइड्स, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर हैज लेंथ 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स के लेंथ है यहाँ पे। उसके बाद फिर मुझे बोला कि इफ वन ऑफ द डायगोनल्स, एक डायगोनल जो लाइन है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो
मुझे बोला है कि देन आंसर द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, मैं बताने की जरूरत है क्या मुझे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन अप्रोच डुएबल है, हो जाएगा ना ये हाँ क्वेश्चन? सर, हो हाँ गया। सर, हाँ सर। हो गया। हो गया, वेरी गुड। 10 से 12, 10 से 12 वाला है क्या है? एक एक सर्कल है एंड एक पॉइंट है। एक सर्कल दिया हुआ है मुझे, ठीक है, सेंटर 0,0 रेडियस 2, और एक पॉइंट है 4,2, ऑब्वियसली इस सर्कल के बाहर लाई कर रहा है 4,2, चेक कर लो। थीटा डिनोट द एंगल एनक्लोज्ड बाय द टैंजेंट्स फ्रॉम पी ऑन द सर्कल। अगर मैं पी पॉइंट से टैंजेंट्स बना रहा हूँ तो ये थीटा दिया हुआ है आपको, थीटा, ठीक है, पेयर ऑफ टैंजेंट्स बना रहा है बेसिकली। ए बी और पॉइंट, ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर वहां से टैंजेंट बना रहे हो तो द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज इन द इंटरवल, या एंगल निकालना है बेसिकली। तो 4,2 से मैंने ये टैंजेंट्स की इक्वेशन निकालना आप लोगों को बताया ना, P इज इक्वल्स टू आर करके। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो एंगल निकाल सकते हो तो एंगल बिटवीन टैंजेंट्स में निकाल दोगे। उसके बाद द इंटरसेप्ट मेड बाय द टैंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। अब इक्वेशन मिल जाएगी तो एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट कितना बन रहा है वो भी बता सकते हो, राइट एवरीवन? एक्स इंटरसेप्ट पूछ रहा है, एक्स एक्सिस को एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे? y की वैल्यू 0 कर दोगे ना, हाँ ठीक है? तो वहां से मतलब दोनों लाइंस मिल जाएंगे। तो एक्स द इंटरसेप्ट मेड बाय अ टैंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, तो दोनों के लिए इंटरसेप्ट निकालना, जो भी आंसर मैच कर रहा होगा, बाय अ टैंजेंट दिया ना, तो दोनों में से जिसका भी मैच कर रहा होगा वो टिक कर देना। लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टैंजेंट to the circle terminated by coordinate axis. Locus of middle points of the portion of tangent to a circle terminated by coordinate axis is. ये क्या कहना चाह रहा है? ये 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन anyone? Locus of middle points of the portion of tangent to circle terminated by coordinate axis. Middle point का इसका मेरे ख्याल से ये मतलब है ना कि जैसे मान लो ये है, मान लो ये टैंजेंट है ना, ये जैसे मान लो ये सर्कल गिवन है मुझे और मैंने कोई टैंजेंट बनाई इस पे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्योंकि ये यहीं पे पास कर रहा है 0,0 से ही पास कर रहा है सर्कल। मान लो वापस से बता रहा हूँ फिगर, एक सर्कल बनाया मैंने, सर्कल के कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है। मान लो मैंने किसी टैंजेंट को बनाया, ठीक है, और ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ले लो, जिस पॉइंट पे टैंजेंट बन रहा है उस पॉइंट को, मतलब वो ए पॉइंट को अल्फा कॉमा बीटा ले लिया मैंने। तो अभी मुझसे ये पूछ रहा है कि लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टैंजेंट टू सर्कल टर्मिनेटेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो लेकिन इसके लिए लोकस कैसे निकलेगा? मिडिल पॉइंट ऑफ टैंजेंट टर्मिनेटेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो ठीक है, इस टैंजेंट की इक्वेशन t = 0 लिख सकता हूँ मैं? हाँ हाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो x अल्फा प्लस y बीटा इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया। उसके बाद ध्यान से देखो तो इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? x अपॉन 4 बाय अल्फा प्लस y अपॉन 4 बाय बीटा इज इक्वल्स टू 1। x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। 4 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड पे 1 रखा बेसिकली। यहाँ तक क्लियर है? सर 4/अल्फा कैसे आया वो नहीं समझा। बेटा अल्फा को नीचे ले आओगे और 4 से तो डिवाइड कर दोगे, फिर अल्फा को नीचे ले आओगे तो 4/अल्फा हो जाएगा ना? हाँ ओके। हाँ, मतलब इंटरसेप्ट एक की बात किया तो इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना ज्यादा बेटर रहता है। x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। ये लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, याद है?
ठीक है। अब यस इसका जो मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ये मेरा ये है क्या कहते हैं, मान लो मेरे पास कोई लाइन है जो अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी। तो ये पॉइंट्स तुमको पता चल गया ये 4/α, 0 है, और ये पॉइंट तुमको पता चल गया ये 0,4/बीटा है। तो इसके मिड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 2/α, 2/बीटा, हाँ उसी का तो लोकस निकालना है ना। तो मिड पॉइंट हो जाएगा 2/α अपॉन 2/बीटा, राइट, डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, अब मिड पॉइंट मुझे पता चल गया, मिड पॉइंट मुझे पता चल गया, और मुझे चाहिए क्या, मतलब बेसिकली जो मिड पॉइंट h और k हम निकालते हैं उसको मैंने 2 और ये रख दिया। अब मुझे बोल रहा है द मिड पॉइंट, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टैंजेंट्स टू सर्कल टर्मिनेटेड, हाँ तो मिड पॉइंट ऑफ टैंजेंट का लोकस ही चाहिए मुझे। तो अब मिड पॉइंट ऑफ टैंजेंट का लोकस कैसे आएगा, सर्कल तो फिक्स है ना, 2/α, एक ये इक्वेशन पता है मुझे, दिस इक्वेशन, और स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा देखो ये अल्फा और बीटा जो है ना वो इस सर्कल से पास करेगा, मतलब इस सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आई नो दैट इज इक्वल्स टू 4, हाँ है ना। हाँ सर। तो ये चीज़ मुझे पता है ऑलरेडी, और यहाँ से अगर देखो यहाँ पे h इज इक्वल्स टू 2/α लिखा है, तो अल्फा की वैल्यू 2/h लिख दें। देखो h कॉमा के जिस पॉइंट का लोकस मुझे निकालना था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2/α और 2/बीटा, तो h इज इक्वल्स टू 2/α, तो वहां से अल्फा इज इक्वल्स टू 2/h एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2/k, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, तो 2/h स्क्वायर 4/h स्क्वायर प्लस 4/बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। फाइनली यहाँ से क्या आ रहा है, अपॉन सिंप्लीफिकेशन, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना, नहीं सर बराबर है। बराबर है ना। तो 4/h स्क्वायर प्लस 4/बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इस टाइप से आ रहा है। सर आ गए ना, तो ऑप्शन कहाँ है बेटा, 1 आएगा ना इसका। अच्छा 1 रेज टू द 105 पावर, हाँ वो करेंगे 1 रेज टू द पावर -2 लिखा हुआ है, वो देखो कितना कंफ्यूजिंग, जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। 1 रेज टू द पावर -2 इज जस्ट 1 ना, हो गया ना क्वेश्चन, h रेज टू द पावर -2 प्लस k रेज टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, ऑप्शन है आंसर, हाँ सर चेक किया अभी यही है। यही है ना, यही करना है। देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका इस पैसेज से कोई लिंक नहीं था इस क्वेश्चन का, वो इस पैसेज में जबरदस्ती डाला था। आपसे क्या पूछ रहा है कि लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट, पोर्शन ऑफ टैंजेंट्स व्हिच टर्मिनेटेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक ऐसी टैंजेंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से टर्मिनेट हो रही है, जो लेट्स से किसी पॉइंट से पास कर रही होगी, एक सर्कल पे किसी पॉइंट से पास कर रही होगी, बस इस सर्कल इस पैसेज का एक ही रिलेशन था यहाँ पे, इक्वेशन आपको सर्कल की पता थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 के लिए मैंने कोई पॉइंट लिया अल्फा कॉमा बीटा जहाँ पे टैंजेंट है, उसके बाद वो टर्मिनेट हो रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो फिर मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म लिख करके तुरंत ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने से कोऑर्डिनेट लिखना बहुत आसान हो जाता है, समझ में आ रहा है सबको। वहां से हाँ फिर सर। कुछ किया नहीं, मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिया, उसको सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स इट, आंसर आ गया। 13 से 15 वाली चीज मैंने मना की थी करने से, 13 से 13 और 14 वाला, 15 पे आते हैं। तो 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दो सर्कल्स हैं विच टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पी, तो दो सर्कल्स दिए हुए हैं, वो एक दूसरे को पी पे टच कर रहे हैं। देखो कुछ भी कॉमन टैंजेंट टाइप के लिए S1 इज इक्वल टू S2 करना है, आप लोग को समझ में आता है ना ये चीज।
हाँ सर। अब मुझे पूछा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल विच कंटेन्स बोथ, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 2। इस सर्कल का रेडियस 2 है, इस सर्कल का रेडियस 3। 3 3। तो जो दोनों सर्कल को जस्ट कंटेन्स बोथ द सर्कल्स, तो कितना होना चाहिए? 5 5। 5 होना चाहिए ना रेडियस इसका। आंसर क्या दिया हुआ है? 5 ही है। 5 ही है, हो गया। द सेंटर ऑफ द सर्कल विच जस्ट कंटेन्स, सेंटर तो ये तो ओरली निकाल दोगे बेटा, ये पॉइंट पी पता है ना, मतलब खुद ही सोचो 5 रेडियस वाला इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो जिसका रेडियस 5 दिया है, तो इसका सेंटर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ऐसा सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, तो एच और के कैसे निकालेंगे? अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है, बस इतना बताओ मुझे, व्हाट इज दिस पॉइंट? सेंटर क्या है इस वाले छोटे वाले सर्कल का? 2,3 इस वाले सर्कल का सेंटर क्या है? -1, -1 -1, तो ये डिस्टेंस बीच में 5 है, ठीक है। जो मतलब ये देखो बाय लॉजिक अगर देखो तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बीच वाले डिस्टेंस 5 दी हुई है आपको, ठीक है। जिस इस बाय लॉजिक बताओ मुझे कि इसका जो सर्कल रहेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, मतलब जो इसका सेंटर रहेगा वो यहाँ से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे रहेगा और यहाँ से 2 यूनिट के ना, इतना दिमाग लगा पा रहे हो? देखो रेडियस 5 हाँ है, सर। हाँ तो बस ये सी पॉइंट आपको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है इन पॉइंट्स को, बस सेंटर पता चल जाएगा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, हाँ गॉट सर। इट? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये तो फिर ओरली क्वेश्चन है, कर लेना, पी पॉइंट निकाल लोगे ना? हाँ सर, ये वाला पैसेज ही सबसे इजी था जितने थे उसमें। हाँ फिर ये वाला क्या दिया हुआ है? 18 से 20, 18 से 20 वाले में दिया हुआ है a variable straight line passing through a variable straight line passing through a, किसी a point से कोई variable line पास हो रही है, is drawn to cut a circle x square plus y square is equals to 1। तो एक मेरे पास सर्कल है, सॉरी एक मेरे पास सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सेंटर से पास हो रहा है 0,0 से, -1, -1 इस सर्कल के बाहर लाई करेगा, या कहाँ लाई करेगा? यहाँ कहीं लाई करेगा ना, ये भी -1 हो जाए और ये भी -1 हो जाए, ऐसा कुछ, राइट एवरीवन? बोलो बेटा, सर्कल के बाहर ही लाई कर रहे हैं ना, -1 सब्स्टिट्यूट करके देख लो। तो अब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लाई कर रहा है -1, और मैंने बोला है कि a variable line passing through drawn is drawn to cut the circle at point B and C। मान लो किसी सर्कल इस पे वेरिएबल लाइन बनाई तो B और C पे कट कर रहा है, ठीक है। P is chosen on line ABC, P मतलब कोई भी पॉइंट ले लिया on ABC, if AB, AP and AC, AB, AP और AC आर इन ए पी, मतलब सिमिलर रेशियो में, ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तीनों मतलब एक ही रेशियो में दिया हुआ है, देखो 1:2:3 एपी में हो जाएंगे ना। हाँ इसका सर। ये मतलब ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट जो है ना, ये सब एक ही रेशियो में दिया हुआ है 1:1:1। इस लाइन को लिखने का मतलब है एपी, ए बी और ए सी एपी में है, तो लोकस ऑफ पी क्या होगा? तो लोकस ऑफ पी क्या होगा? तो पी पॉइंट को वही एच कॉमा के ले लो, ठीक है। फिर कैसे प्रोसीड करेंगे, मतलब जो पहला क्वेश्चन कर लेंगे तो सेकंड वाले क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में हिंट बन जाएगी। तो एनीवन कैसे प्रोसीड करें? एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 टाइम्स ऑफ एपी इज इक्वल्स टू एबी प्लस एसी, आया ना? हाँ। तो अगर 2 टाइम्स ऑफ एपी इज इक्वल्स टू एबी प्लस एसी आ गया, ए पॉइंट मुझे पता है,
-1, -1 है। तो एनी आइडिया हाउ टू प्रोसीड? एनीवन कुछ सोच पा रहे हो? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल का इक्वेशन आपको पता है, ठीक है? और मुझे यहाँ से इतना पता है कि 2 टाइम्स ऑफ AP इज इक्वल्स टू AB प्लस AC, इस टाइप से। उसके बाद ध्यान से देखना, अगर A पॉइंट से मैंने कोई टैंजेंट बनाया, ठीक है, और ये सर्कल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करेगा, राइट एवरीवन? यस सर। तो मैं AP डिस्टेंस को R बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और AP को R बोल रहा हूँ, AB को R1 बोल रहा हूँ, और AC को R2 बोल रहा हूँ। लेट्स से इस तरह से कुछ प्रोसीड कर रहे हैं। उसके बाद फिर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल यूज करते हैं। तो देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी सर्कल की? x इज इक्वल्स टू -1 प्लस R cos थीटा, और y इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन ये दी हुई, सेंटर ये दी हुआ है, R sin थीटा। सर आपने जो x इक्वल्स टू -1 प्लस R cos थीटा लिखा है, वहां हम्म, पर -1 जो प्लेस होल्ड करते हैं वो तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना? हाँ बेटा, 1 मिनट हो जाएगा ना। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से कोई सर्कल बना दूँ ना विथ AP एज रेडियस, तो ये सर्कल ऐसा हो जाएगा। इस टाइप से अच्छा, कुछ ओके सोचने सर। की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट में हाँ समझा रहा हूँ। तो इसीलिए वो मैंने R यहाँ पे ये लिया, R cos थीटा, उस टाइप से कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे बोला है कि B पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। तो B पॉइंट अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। पॉइंट को B पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, एक काम करना है, इनको ऐड करना स्क्वायर करके, x² प्लस y² करो, देखो क्या आ रहा है। एक बार मैं एक चीज और कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो इसके 2 रूट्स आएंगे, R1 और R2। इसके 2 रूट्स आ जाएंगे, R1 और R2। और वहां से क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। वो आ जाएगा मेरे पास R1 प्लस R2 विच इज दिस। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है वैसे तो। यहाँ के लिए ये डिस्टेंस, ये रेडियस 1 हो जाएगा।
यहाँ से पास करेगा ये सर्किल, ऐसा कुछ होगा। इस पॉइंट से पास करेगा, पी पॉइंट से पास करेगा, और अगर इस पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि ये रेडियस है पूरा मेरा, दिस विल बी r1 प्लस r2। क्वेश्चन तो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, बट इसको समझाऊं कैसे? एक मिनट देना बेटा। ये एक्चुअली ओलंपियाड का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देखो इसमें किया क्या है मैंने, वो चीज़ मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, शायद तुम लोग को कुछ बेटर हिंट मिले। यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर थी ना कि ए बी सी और पी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का सिनेरियो हो रहा है। फिर यहाँ से मैंने क्या किया ना कि ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है। तो अब क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर दिए हुए थे, मतलब दिस ए बी डिस्टेंस, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि पी मिड पॉइंट है बी और सी का, सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ। उसके बाद फिर अगर पी मिड पॉइंट है बी और सी का, क्योंकि एपी में गिवन है क्वेश्चन में, तो वहां से फिर मैंने इस रेडियस का एक वो लिया, क्या कहते हैं, सर्कल लिया, जिसको मैंने ऐसा लिखा। उसके बाद फिर अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, वहां से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इस सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस सर्कल की जो इक्वेशन मिलेगी इसमें आर स्क्वायर वाला एक टर्म आएगा, मतलब आर में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। यहाँ तक क्लियर? नो, अब मैंने उसको ए बी को R1 और ए सी को R1 R2 लिखा है ना, तो जो सम ऑफ रूट्स होंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, जो R में आपको क्वाड्रेटिक मिल रही है R1 प्लस R2, दैट वो R1 प्लस R2 सम ऑफ रूट्स की एग्जैक्ट वैल्यू आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगी, और वहां से आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो 2 टाइम्स ऑफ एपी मिल जाएगा, और फिर डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो लोकस ऑफ एपी मिल जाएगा। तो मतलब डायरेक्ट तो इस तरह से हो जा रहा है, बट इस चीज को समझाने के लिए कि मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, कैसे समझाऊं। वैसे तो ये क्वेश्चन छोड़ दो आप लोग, इन जनरल 18 से 20 वाला, ये अगर सोचना इस डायरेक्शन में कि किसी को समझ में आएगा अगर, तो फिर विल डिस्कस। अगर मैं इसको आर मान रहा हूँ और इस सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूँ, इस सर्कल की इक्वेशन लिखना तो सबको समझ में आ गया होगा वहां तक। फिर इसके जो इक्वेशंस लिखेंगे तो आर स्क्वायर में कुछ क्वाड्रेटिक मिलेगी मुझे, और जैसे ही आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मिलेगी तो इसके 2 रूट्स मिल जाएंगे, R1 और R2, तो वहाँ पे बस मुझे सम ऑफ रूट्स अप्लाई करना है, और जीपी के लिए मुझे बस प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करना है। तो वो चीजें इस तरह से होती हैं। इसीलिए जो देखो नीचे वाला सर्कल जो आ रहा है ना, उसमें देखो फाइनल आंसर 19 का क्या दिया हुआ है, 19 का आंसर डी दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? कैन एवरीवन सी 19 का आंसर डी है? हाँ सर। हाँ सर। वो हाँ देखो वो सर। इसी रीजन की वजह से है, क्योंकि जो सर्कल बन मतलब लोकस ऑफ जो पी आ रहा है ना, वो देखो उसके वो जो मतलब जिस पे लाई करेगा वो एक सर्कल होगा, वो इसी सर्कल पे लाई करेगा, वो इसी सर्कल पे लाई करेगा। ये जो मैंने बनाया है, तो इसके सेंटर क्या है, x माइनस वन, तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वन प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यही रीजन है उसका 19 का डी आने का। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो अभी, बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा ये क्वेश्चन। और कुछ भी दिया था क्या मैंने, मैट्रिक्स मैच भी दिया था? एनीवन? मैट्रिक्स मैच भी दिया था मैंने, सब नोट करने लगे क्या? बोलो बेटा।
हाँ सर दिया था शायद, इतना याद है। शायद याद किया है नहीं अटेम्प्ट है तो सर। डिस्कस कर। अच्छा, मैट्रिक्स मैच का सिर्फ पहला वाला ही अटेम्प्ट किया मैंने तो। सिर्फ पहला ही वाला किया। चलो एक बार मैट्रिक्स मैच भी अटेम्प्ट कर लेना, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग इस पोजीशन में हो कि आप लोग जेई मेंस के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, तो जेई मेंस वाले क्वेश्चंस भी करना, एक बार खुद से करना। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है ना, लेट मी ओपन अ न्यू पेज। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। मतलब कोनिक सेक्शन स्टार्ट होगा अभी, तो आज हम प्योरली कोनिक्स के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद कोनिक सेक्शन, प्योर कोनिक्स के बारे में बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट सेशन से आई विल बी स्टार्टिंग विद पैराबोला। अब देखो ये कोनिक सेक्शन क्या होता है, एनी आइडिया कोनिक सेक्शन क्या होता है, एनीवन? वाह, एनीवन, मतलब एनी आइडिया? बेसिक बेसिक फिगर कौन होगा और उसमें से अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रिक फिगर्स निकालेंगे। राइट, सॉर्ट ऑफ ऐसा ही कुछ होगा कि बेसिक फिगर मेरे पास कौन होगा, और हम क्या कहते हैं, इसको ऐसा ऐसा कट करेंगे, इसके ऐसे ऐसे सेक्शंस लेंगे कि मेरे डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चीजें मिलेंगी मुझे। देखो सबसे पहले तो अगर अगर आप कोनिक सेक्शन में अगर इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हो, हॉरिजॉन्टली कट करने पे सबको दिख रहा है क्या मिल रहा है? एक सर्कल। एक सर्कल मिल रहा है। अगर इसको थोड़ा इंक्लाइंड एंगल पे कट करते हो तो क्या मिलता है? एक इस टाइप का एलिप्स। फिगर मिलता है, तो ये एलिप्स बोलते हैं इसको। हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है। जो क्रॉस सेक्शन है ना नीचे का, वो देखना है कि कट करने के बाद जो नीचे की फिगर बन रही है वो कैसी है। अगर मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ विद बेस इंक्लूसिव, बेस को भी ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? ये जो क्रॉस सेक्शन है ये कैसा मिलेगा बेटा आपको? देखो यहाँ पे एलिप्स को लाने के लिए मैंने बेस को इंक्लूड नहीं किया था, बट जब मैंने एक ऐसा इंक्लाइन कट किया जिसमें बेस भी इंक्लूड हो जाए, तो ये फिगर क्या होता है? व्हाट इज दिस फिगर? अरे पढ़ा है ना तुम लोगों ने, ये फिगर यू क्या होता है? व्हाट इज दिस? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। और जब मैंने ये देखो, ये जो एंगल होता है ना, इसको कोनिक का एंगल बोलते हैं, कोन का एंगल ऑफ कोन बोलते हैं। तो अगर मैंने एंगल ऑफ कोन से ज्यादा का कोई लाइन ले ली ना, मतलब स्लोप ले करके, और फिर मैंने कट किया जिससे कि ऊपर वाले कोन को भी टच हो जाए, ऊपर वाले कट को भी कोन को भी टच हो जाए, इस अल्फा से कम वाली लाइन लोगे तो ऐसे कुछ जाएगी, ऐसे कुछ जाएगी, राइट। अगर अल्फा से ज्यादा वाले स्लोप वाली लाइन मैंने लेकर के कट की, तो देखो कुछ डबल यू टाइप का फिगर मिलेगा, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। तो ये जो फिगर्स होते हैं डबल यू टाइप के, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में क्या होता है कि दो पैराबोला टाइप के फिगर्स को दिख रहे होते हैं, बट वो वेरी सिमिलर टू एलिप्स होते हैं, हम पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। तो कोनिक सेक्शंस में हम ये देखेंगे कि अलग अलग कोन्स को अलग अलग पोजीशन पे कट करने पे मुझे क्या क्या मिलता है। कोन का सेक्शन कर रहे हैं बेसिकली, तो दैट इज कोनिक सेक्शन। ये पहला मतलब यहीं से स्टार्ट है कोनिक्स पूरा। और तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है? अरे आप ड्रॉप कर गए थे बेटा, कोनिक सेक्शन कौन समझ में आया? हाँ सर। ओके, फिर देखो क्या होता है कि जो मेरे पास एक इक्वेशन हमने पढ़ी है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये सारे कोन्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब सारे कोनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन, वर्टेक्स ऑफ कोन बोलते हैं। तो अब देखो ये जो है इक्वेशन, ये कोनिक्स को रिप्रेजेंट करती है अलग अलग कंडीशन में।
तो ये कौन कौन से कोन के उसको रिप्रेजेंट करती है? एक तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, फिर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये जो इक्वेशन है ये सब कुछ को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो हमने बोला था कि हम ज्योमेट्रिकली जो ये चीजें पढ़ेंगे ना, वो मतलब हम क्या पढ़ेंगे, हम सब चीज को ज्योमेट्रिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर मैं ऑलजेब्रा वाइज लिखूं तो ऑलजेब्रा में क्या होगा, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये कोनिक को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बट ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्रिकली देखो तो क्या होता है कि मेरे पास हमेशा एक फिक्स लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक फिक्स लाइन होती है, और एक फिक्स पॉइंट होता है, और एक फिक्स पॉइंट होता है, और इसके रेफरेंस में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हैं। ये फिक्स पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं फोकस, और जो फिक्स लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो हम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के रिस्पेक्ट में सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो मान लो, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कोई भी रैंडम पॉइंट आप लेते हो, ठीक है, इसको मैं एस बोल रहा हूँ, और अगर इस पी पॉइंट को लिया h, के, और पी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर बनाया, तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है उसको मैं m बोल रहा हूँ। तो देखो ये जो PS/PM होता है ना, फोकस से डिस्टेंस किसी पॉइंट का अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी। तो मैं वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या बताया है, ध्यान से सुनना क्योंकि इसके बाद वाली चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। पहले तो मैंने बताया कि कोन्स को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में कट करने पे क्या क्या फिगर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर मैंने बताया कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट कोन के सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, ठीक है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। तो अलजेब्रा में तो हम ये चीजें पढ़ ही रहे हैं कि x² ये क्या क्या होता है। जैसे अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाना चाहिए, इक्वल टू, याद है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। सर्कल के लिए मैंने बोला था कि a इज इक्वल टू b हो जाए और xy वाला टर्म इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो सर्कल रिप्रेजेंट करता है। सर्कल को सॉल्व करने के लिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 करना, मतलब सिंपली डिवाइड करना, फिर सही सेंटर और रेडियस निकलेगा। ये सब मैंने पहले बता दिया है। अब देखो उसको ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्योमेट्री में अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यही चीज करने वाले हैं अभी सब्जेक्ट, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मैंने एक फिक्स लाइन ले ली, मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, फिक्स लाइन को मैंने डायरेक्ट्रिक्स बोला, फिक्स पॉइंट को मैंने फोकस बोला, और कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैंने लिया, ठीक है, P। तो अब जो PS/PM होता है, किसी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस PS, और किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का PM, इज इक्वल्स टू E। इसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये जो रेशियो होता है इसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब देखो यही जो एसेंट्रिसिटी होती है ना, PS/PM जो एसेंट्रिसिटी होती है, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये तब होती है पैराबोला के लिए, PS/PM इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये जो पॉइंट से डिस्टेंस है पैराबोला में, क्या होता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है और जो फोकस होता है, इससे उस पॉइंट का लोकस जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो पॉइंट कुछ इस तरह से मूव करता है कि यहाँ से भी डिस्टेंस बराबर है और यहाँ से भी डिस्टेंस बराबर है। सिमिलरली ऐसा कुछ मूव करता है कि यहाँ से भी डिस्टेंस बराबर है और यहाँ से भी डिस्टेंस बराबर है। तो ये जो पाथ ट्रेस करता है P पॉइंट ना, सच दैट PS इज इक्वल्स टू PM, ये जो फिगर बनती है इसी को हम पैराबोला बोलते हैं, इसी को हम पैराबोला बोलते हैं। तो पैराबोला का फोकस जो होता है और ये पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो पैराबोला की डेफिनेशन में क्या है कि PS/PM इज इक्वल्स टू E, और एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, इक्वल टू 1। पढ़ा है ना ये सबने स्कूल में? नोवेयर नियर सर। नहीं सर। नहीं पढ़ा है? अच्छा, सर ये एसेंट्रिसिटी तो पैराबोला की अभी 1 होती है ये भी। ऐसे एसेंट्रिसिटी भी तुम लोग पहली बार सुन रहे हो क्या, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, ये सब? हाँ सर, हाँ सर। सर। ओके, ये नो पहली प्रॉब्लम। बार है। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मैं और आराम से बताता हूँ। देखो क्या होता है ना कि ये जो लाइन और ये जो फोकस है ना, इसी से जो डिस्टेंस होता है ना अलग अलग रेशियो में, यही सारी चीजें जो होती हैं अलग अलग कोन्स, अलग अलग फिगर्स को बनाती हैं। तो
अब जैसे आप लोगों ने घर पे वो डीटीएच देखा है, नए वाले डीटीएच एंटीना आते हैं टाटा स्काई वाले, ये सब देख रखा हाँ है? सर। हाँ तो वो जो होता है ना, वो एक पैराबोला होता है, वो जो शेप होता है वो एक पैराबोला होता है। अब उसमें एक ध्यान से देखना, तो उस डीटीएच एंटीना में ना सेंटर पे एक डिवाइस रखा रहता है, एक छोटा सा, जो सिग्नल्स को कैच करता है बेसिकली। ध्यान से देखना उसको। तो वो जो डिवाइस होता है ना, जहाँ पे रखा रहता है, वो उसका फोकस होता है। वो क्या होता है? उसका फोकस होता है। और एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो जहाँ से, मतलब एक इमेजिनरी लाइन जैसे कर्वेचर होता है ना, कर्वेचर के क्योंकि जितने डिस्टेंस पे फोकस है, ये कर्वेचर के उतने ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है मेरे पास, जब ज्योमेट्रिकली हम पढ़ रहे होते हैं ना किसी कोण को, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी पॉइंट का रेशियो देख रहे होते हैं उसके फिक्स पॉइंट से और उसके डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स इज दैट फिक्स लाइन जो होगी कहीं, ठीक है। तो अगर मैंने डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से, अब देखो डायरेक्ट्रिक्स को मैं पीछे ले जाऊंगा थोड़ा और, मान लो मेरे पास फोकस यहाँ पे है और डायरेक्ट्रिक्स मैंने यहाँ बना दी, तो ये जो पैराबोला आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। ये पाथ ट्रेस होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहे। राइट एवरीवन, गेटिंग? थोड़ा थोड़ा ये यस सर। यस पी पॉइंट है ना, इसका लोकस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पाथ ट्रेस कर रहा है ना, जब पीएस और पीएम डिस्टेंस बराबर हैं, तो इस पाथ को हम बोलते हैं कि ये पाथ जो है वो पैराबोलिक है। दिस पाथ इज पैराबोलिक। तो वहां से मैंने निकाला कि पी एस बाई पी एम इज इक्वल्स टू एसेंट्रिसिटी होता है, और एसेंट्रिसिटी क्योंकि पी एस इज इक्वल्स टू पी एम है, तो एसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा? पी एस और पी एम कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 1। 1. 1 तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है? नथिंग बट पी एस अपॉन पी एम। पी एस अपॉन पी एम, उस कर्वेचर को बनाने के लिए जो पॉइंट मैंने पी लिया है, उससे फोकस का डिस्टेंस और उसका डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है? पी एस बाई पी एम, मतलब रेशियो ऑफ फोकल डिस्टेंस टू perpendicular distance, मतलब perpendicular distance from directrix is known as eccentricity. ये क्लियर? हाँ सर। यस सर ठीक है, ओके। आप देखो एक और चीज कि जब भी मैं पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी बोल रहा हूँ, तो एसेंट्रिसिटी हमेशा कोई ना कोई नंबर होगी। जैसे पैराबोला के लिए 1 हो जाएगी, एलिप्स के लिए भी हम देखेंगे 0 से 1 के बीच में होगी, और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन जो भी होगा वो एक फिक्स रहेगा, एक पर्टिकुलर शेप के लिए तो फिक्स रहेगा ना। जैसे मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर एलिप्स बनाया, ठीक है, एलिप्स सब लोग समझते हो ना। तो एलिप्स में भी क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो पी पॉइंट है, और ये जो एस है, और ये जो एम है, ठीक है, इस टाइप से। तो पी एस बाई पी एम जो होता है वो लेस देन 1 होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी तो फिक्स होगी ना। जैसे मान लो मैंने हाफ दे दिया, या एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/4 दे दिया। एक पर्टिकुलर एलिप्स के लिए तो एक ही एसेंट्रिसिटी होगी ना। जैसे मान लो पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू मैंने 3/4 कर दिया, ठीक है। तो पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू 3/4 पे जो पर ट्रेस होगा वो ये हो जाएगा। अगर यही पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू हाफ कर दूंगा मैं, तो कोई और एलिप्स ट्रेस होगा ना। व्हाट इट? एक Yes, sir. पर्टिकुलर फिगर के लिए एसेंट्रिसिटी एक ही रहेगी। ये चीज क्लियर है? एक पर्टिकुलर फिगर के लिए एसेंट्रिसिटी एक ही रहेगी। जैसे मान लो हो सकता है ये 3/4 एसेंट्रिसिटी के लिए बन रहा हो, ये हाफ के लिए बन रहा हो, ठीक है। 1 के लिए तो पैराबोला बनेगा, वो आप लोग को पता है। तो एसेंट्रिसिटी फिक्स रहेगी एक पर्टिकुलर कर्व के लिए। एक पर्टिकुलर कर्व मतलब एक पर्टिकुलर एलिप्स के लिए। जैसे सर्किल, एक पर्टिकुलर सर्किल के लिए एक पर्टिकुलर रेडियस फिक्स रहता है ना, समझ रहे हो? रेडियस इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ तो कोई सर्किल बन रहा है, रेडियस इज इक्वल टू 2 कर रहा हूँ, तो उसी तरह से एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ तो पैराबोला बन रहा है। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/4 करूंगा तो एक पर्टिकुलर एलिप्स बनेगा। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू हाफ करूंगा तो एक पर्टिकुलर एलिप्स बनेगा। एसेंट्रिसिटी 0.1 कर दूंगा तो एक पर्टिकुलर एलिप्स बनेगा। गॉट इट? गेटिंग एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर तो देखो लोकस, ये पॉइंट लिख लो, लोकस ऑफ अ पॉइंट P such that, locus of a point P such that ratio of its distance from a fixed point, जिसको हम फोकस बोलते हैं, and fixed line
एंड फिक्स्ड लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, remains constant, और वो कांस्टेंट क्या है? दिस कांस्टेंट इज एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो किसी भी कर्व के लिए लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स रेशियो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, एंड फिक्स लाइन इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहती है। वो जो कांस्टेंट होता है PS by PM इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। अब देखो, अगर क्या होता है ना कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे पे ही लाई कर जाए, मान लो ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स थी और फोकस भी उसी पे लाई कर गया, तो जो क्या कहते हैं फिगर जो बनता है ना, जो कोन्स बनते हैं, दैट इज नोन एज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ज्योमेट्रिकली अलजेब्रा वाइज तो आप लोग को पता है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि जो फोकस होता है वो लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए लिख लो फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे ही लाई कर जाएगा। तो एसेंट्रिसिटी जो होगी इस सिचुएशन में वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। एसेंट्रिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, इस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप अलजेब्रा से ही क्वेश्चन करोगे। बस क्योंकि बता रहा हूँ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कोनिक का पार्ट होता है, तो उसके लिए मैंने बता दिया यहाँ पे। अब देखो सर्कल के लिए क्या होता है कि फोकस जो होता है वो सेंटर होता है, फोकस जो होता है वो सेंटर होता है, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी खुद ही सोचो एनीवन। सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है, ऐसे समझ लो सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है। तो सर्कल की अगर एसेंट्रिसिटी 0 होती है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होना चाहिए? PS by PM is equals to 0। P पॉइंट तो ये लोकस है जो सर्कल दे रहा है, S पॉइंट सेंटर पे है, तो PS यहाँ पे है। ये अप्रोक्सीमेट ये इक्वल टू 0 कब आएगा? जब PM कहाँ हो जाए, मेरा डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो जाए? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो ऐसे सर्कल के लिए क्या होता है कि फोकस जो होता है वो सेंटर पे होता है, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है इज एट इन्फिनिटी, इज एट इन्फिनिटी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। ये इन्फिनिटी है, डायरेक्ट्रिक्स इज एट इन्फिनिटी। बट ये ध्यान रखना कि एसेंट्रिसिटी 0 होती है, और एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। इक्वल टू 1 भी हो रही है देखना, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी मिलेगा जब फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पैराबोला के लिए क्या होता है? देखो पैराबोला के लिए मैंने बताया, एनीवन पैराबोला के लिए क्या होता है? इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1। एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1, तो PS बाय PM जो होता है डिस्टेंस वो कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। तो जो पाथ ट्रेस होता है ये पैराबोला होता है। तो PS बाय PM इज इक्वल्स टू एसेंट्रिसिटी दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, याद रहे फोकस अगर इस पे चला गया डायरेक्ट्रिक्स पे तो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो फोकस को डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं रखा है, फोकस कहीं और है। सर ये पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये सब 3D फिगर्स है या 2D? 2D सर्कल है जैसे। ओके सर। अब देखो एलिप्स में क्या होता है ना, एलिप्स में मेरे पास दो फोकस होता है, S1 और S2। जब एलिप्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट एलिप्स के लिए क्या होता है, PS बाई PM जो होता है वो लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0। एसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये डिस्टेंस है ना, दो चीजों का डिस्टेंस ले रहे हो, PS डिस्टेंस और PM डिस्टेंस, तो नेगेटिव नहीं जाएगा कभी। तो एसेंट्रिसिटी है जो लेस देन 1 होती है एलिप्स के लिए। मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है और जो फोकस से डिस्टेंस है, तो फोकस से डिस्टेंस कम है, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ज्यादा है।
गेटिंग एवरीवन? यस सर। और हाइपरबोला के लिए क्या होता है? हाइपरबोला के बारे में बाद में बात करेंगे, बट उसके लिए वो लिख लो कि PS बाई PM जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। एसेंट्रिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, दैट इज हाइपरबोला। ठीक है, आप देखो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? एसेंट्रिसिटी क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फोकस क्या होती है, ये एक इमेज आनी चाहिए दिमाग में। ये चीज क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब देखो, अब मैं पैराबोला स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी आधे घंटे से ज्यादा है, तो लेट्स स्टार्ट विद पैराबोला। याद रहे हम पूरे कॉनिक्स में ये PS बाई PM ही करेंगे, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, डरना वरना नहीं, रेशियो ही निकालेंगे और कुछ नहीं है। अब देखो पैराबोला क्या होता है, बहुत सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने क्या कहते हैं एक एक लाइन लिया, ठीक है, एक फोकस लिया, वापस से वही सारी चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो एक ऐसा पॉइंट P पाथ ट्रेस कर रहे हैं सच दैट PS बाई PM इज इक्वल्स टू 1। H कॉमा K लिया, ठीक है, H कॉमा K लिया, तो PS बाई PM इज इक्वल्स टू 1 या एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 1। एसेंट्रिसिटी को E से डिनोट करते हैं। अब देखो कुछ है एलिमेंट्स ऑफ फोनिक, एलिमेंट्स ऑफ फोनिक जो हम हर चीज में पढ़ेंगे। तो पैराबोला के लिए पहले इस चीज को पढ़ लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फोनिक, जो जो चीजें हमें पढ़नी है उसके बाद फिर इसको पैराबोला में यूज करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट ऑफ फोनिक इज एक्सिस ऑफ फोनिक, एक्सिस ऑफ फोनिक, क्योंकि ये सारे टर्म्स हम हर उसमें पढ़ेंगे। तो एक्सिस ऑफ फोनिक क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू फोकस, a straight line passing through focus and perpendicular to directrix। देख लो एक्सिस का मतलब क्या होता है, a straight line passing through focus and perpendicular to directrix, perpendicular to directrix, ठीक है, एक फोकस से पास करने वाला और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सिस। दिस इज नोन एज एक्सिस किसी भी कोनिक का, ठीक है। और ध्यान से देखना कि एक्सिस कैसे डिसाइड करते हो, ईच कोनिक इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्सिस, ईच कोनिक इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्सिस। देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये एक्सिस बनाई ना, तो जैसा पैराबोला ऊपर है वैसा ही सेम पैराबोला नीचे दिख रहा है आप लोगों को। एलिप्स में भी ये चीज होगी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक्सिस ऑफ कोनिक क्या होती है? फोकस से पास करने वाला पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होता है। तो एक लाइन होगी बेसिकली, वो फोकस से पास करेगी और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद फिर एक और चीज नोट करने वाली बात ये थी कि जितने भी कोनिक्स हम पढ़ेंगे ना, वो सारे कोनिक्स के लिए क्या कहते हैं, जो एक्सिस होती है वो एक्सिस के बाद वो सारे कोनिक सिमेट्रिकल होते हैं। तो जैसा पैराबोला ऊपर है वैसा ही पैराबोला नीचे है, ठीक है। एलिप्स में भी यही चीज होगी, हाइपरबोला में भी यही चीज होगी। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड एलिमेंट ऑफ कोनिक्स जो हम हर जगह पढ़ने वाले हैं इज वर्टेक्स। नाउ व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या वर्टेक्स होगा? ये एक्सिस है, ये पैराबोला है, ये फोकस है, एक पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। वेयर डू यू थिंक will the vertex lie? Anyone? ये होता है वर्टेक्स, दिस पॉइंट जहाँ पे एक्सिस और कोनिक्स मीट करते हैं ना, जहाँ पे एक्सिस और कोनिक मीट करेंगे उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो लिख लो
point of intersection of conics and axis of conics. Point of intersection of conics and axis of conics. तो ये जो point of intersection आ रहा है ना मेरे पास, इसको हम बोलते हैं vertex. This is known as vertex. Next, एक होता है focal chord. Chord क्या होती है? Anyone? What do you understand by the term chord? Chord से क्या समझते हो बेटा? जो फिगर को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा हो, जो फिगर को 2 पॉइंट्स, फिगर के किसी भी 2 पॉइंट्स से पास होने वाला पॉइंट, द लाइन, राइट? chord होता है. तो what do you understand by focal chord then? Focal chord क्या होगा? जो फोकस से पास कर रहा हो. Right. So a chord passing through focus, any chord passing through focus is known as focal chord. अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक ऐसी chord बना दी, ऐसा बना दिया कुछ पैराबोला, ऐसा कोई chord बना दिया जो फोकस से पास कर रहा है, तो ये सारे focal chords हैं. All these are focal chords. तो any chord passing through focus, any chord passing through focus is known as focal chord. Fourth one is double ordinate. Double ordinate, ये नया टर्म है, आप लोगों ने नया पहली बार सुन रहे हो. डबल ऑर्डिनेट. डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? पहले लिख लो इसको. A straight line drawn perpendicular to axis, a straight line drawn perpendicular to axis, जो axis से perpendicular हो, and is terminated at both ends of the curve. At both ends of the curve. So a straight line drawn perpendicular to axis and is terminated at both ends of the curve. जो दोनों end पे curve के terminate हो जाए, ऐसी एक straight line जो axis से perpendicular हो, is double ordinate. देखो फिगर में, यहाँ पे मान लो मैंने कोई भी एक्सिस से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, एनी लाइन, ठीक है, जो कर्व पे जाकर के टर्मिनेट हो जाए, तो इस चीज को हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट. डबल ऑर्डिनेट, ठीक है. कोई भी एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन बना लो आप, एक्सिस से परपेंडिकुलर कोई भी लाइन बना लो जो कर्व पे जाकर के टर्मिनेट हो जाए, उसको हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं. समझ में आ गया? क्लियर? डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? क्वेश्चंस में ये सब चीजें यूज होंगी. क्या डबल ऑर्डिनेट? तो डबल ऑर्डिनेट समझ जाना कि एक्सिस से परपेंडिकुलर बोला है और कर्व पे जाकर के 2 पॉइंट पे टर्मिनेट हो जा रहा है. क्लियर? हाँ सर. Yes, sir. नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम. LATUS, लेटस, लोटस नहीं, LATUS, लेटस, RECTUM, रेक्टम. लेटस रेक्टम क्या होता है? इसको LR से डिनोट करूंगा मैं आगे. लेटस रेक्टम is a double ordinate passing through focus. Double ordinate passing through focus. Focus एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर रही है, that's it. उसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं. A double ordinate passing through focus is known as latest rectum. ठीक है. तो डबल ऑर्डिनेट अगर मैं फोकस से पास करा दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलेंगे. लेटेस्ट रेक्टम बोलेंगे.
तो एक बार फिगर मैं वापस से बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक ये पैराबोला बनाया मैंने, पैराबोला बनाने के बाद देखो मैंने बोला कि एक पैराबोला बनाया तो डायरेक्ट्रिक्स होगी एक, और एक होगा फोकस। फोकस को एस से डिनोट करते हैं। एक्सिस क्या होगी, एनीवन? डेफिनेशन बताओ बेटा, एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी? जिसके अबाउट फिगर, जिसके अबाउट कोनिक सिमेट्रिकल हो या अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्सिस। वर्टेक्स क्या होगा? जहाँ पे पैराबोला उसको कट करे एक्सिस को, एक्सिस को, जहाँ पे कोई भी कोनिक्स कट करे एक्सिस को, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो पैराबोला के केस में ये वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, एसेंट्रिसिटी कितनी होती है पैराबोला की? 1। 1. PS by PM इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी होता है, वो पैराबोला के केस के लिए 1 होता है। और फोकल कॉर्ड क्या होती है? जो फोकस से पास कर रही हो, जो फोकस से पास कर रही हो। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो, किस कर्व के दोनों पॉइंट्स पे टर्मिनेट हो जा रही हो। ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट, फोकल कॉर्ड Double ordinate passing through focus. डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या एक सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड बोल सकते हैं? लेटेस्ट रेक्टम एज अ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। किसी फोकल कॉर्ड का बीच में से कुछ टुकड़ा कट कर लो, सेगमेंट ले लो, तो उसको हम फोकल कॉर्ड का सेगमेंट बोल सकते हैं। से मतलब फोकल कॉर्ड क्या कंटिन्यूअस लाइन है? फोकल कॉर्ड तो लाइन होती है ना बेटा। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है, सेगमेंट होता है, लाइन का सेगमेंट होता है। हाँ, फिर सेगमेंट। हाँ, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं ना, सबको पता है ना। हाँ सर। तो फोकल कॉर्ड क्योंकि एक लाइन है, तो फोकल लेटेस्ट रेक्टम को क्या मैं फोकल कॉर्ड का सेगमेंट बोल सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। समझ रहे हो ना मतलब? ठीक है, तो ये चीजें थी कुछ इसके बारे में। अब देखो, वैसे तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जब अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy, इस चीज को मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें जब पैराबोला के लिए कंडीशन क्या होती है कि डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डेल्टा समझते हो ना सब लोग, वो जो डिटर्मिनेंट था। हाँ, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या था? a b c h h g g f f, ऐसा बनाया था ना, याद है? ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या मिलता है? what will I Pair. get when then पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया तो फिर क्वेश्चन ही खत्म, फिर तो कुछ करना ही नहीं आपको, वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसका ये मतलब हो जाता है ना कि दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन, फोकस इज लाइंग ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इसका ये मतलब हो जाता है। ठीक है, तो हमें तो वो केस लेना ही नहीं है, हमें तो पैराबोला के लिए पढ़ना है। तो डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो मस्ट कंडीशन है, क्योंकि डेल्टा 0 हो जाएगा तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। So delta not is equals to 0. Also, h square minus ab is less than 0. h square minus ab is equals to 0. Sorry. ये लाइन अगर मैं चाह रहा हूँ कि पैराबोला बने तो 2 कंडीशन है। एक तो डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। साथ ही में, क्योंकि वो तो किसी भी चीज के लिए होना चाहिए, सर्कल के लिए भी होना चाहिए, पैराबोला के लिए भी, एलिप्स के लिए भी, हाइपरबोला के लिए भी, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे देगा। तो ये तो मैंडेटरी कंडीशन है। दूसरा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कि सर्कल में क्या होता है कि a इज इक्वल्स टू b हो जाता है और h मतलब h इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, मतलब x y वाला कोफिशिएंट 0 हो जाता है, तो वो सर्कल हो जाता है, राइट। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि h स्क्वायर माइनस ab शुड बी इक्वल टू 0 या h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ab। ठीक है, दिस इज फॉर पैराबोला।
ओके, तो ये जो इक्वेशन है पैराबोला की तरफ कब बिहेव करेगी, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ सर। ठीक है, आप देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो कुछ चीजें ना मैं अज्यूम करूंगा। जैसे मैं फोकस को बोलूंगा, ठीक है, एक पॉइंट लूंगा, फोकस फिक्स पॉइंट है ना, तो मैं a,0 लूंगा, और मैं डायरेक्ट्रिक्स को लूंगा x इज इक्वल्स टू -a। डायरेक्ट्रिक्स को लूंगा x इज इक्वल्स टू -a। मैंने एक लाइन फिक्स कर ली क्योंकि एक फिक्स लाइन थी और एक फिक्स पॉइंट था, तो मैंने फोकस को ले लिया कि कोई a,0 पॉइंट है, और मैंने लाइन को ले लिया x इज इक्वल्स टू -a पॉइंट है। इसको लेने से मुझे ये पता चल गया कि वर्टेक्स कहाँ पे आएगा। सोचो, पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे आएगा? यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे आएगा? 0,0। 0,0। राइट एवरीवन? एक्सिस क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस या y इज इक्वल्स टू 0। समझ हाँ रहे हैं ना सबको? अब देखो, इसको लेने के यही एडवांटेज था, s इज इक्वल्स टू a लिया, वो उसका रीजन यही था कि थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप का फिगर बन जाए, इसीलिए मैं इसको स्टैंडर्ड बोल भी रहा हूँ, स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला मतलब कुछ स्टैंडर्ड है उसके, कि वो फोकस उसका फिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स है, वर्टेक्स 0,0 पे है, तो मुझे कुछ बहुत अच्छा सा इक्वेशन मिलना चाहिए। ये p पॉइंट लिया मैंने h कॉमा के, जिसका मुझे लोकस निकालना है। तो क्या कंडीशन अप्लाई करूंगा मैं? विच कंडीशन विल आई अप्लाई? ps pm इज इक्वल्स टू 1। 1, ये कंडीशन अप्लाई करूंगा। तो अभी ps डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू pm, लिख दे रहा हूँ सीधे। तो लाइन मेरे पास ये है x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो किसी लाइन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो? h प्लस a अपॉन रूट ऑफ 1, ऐसे ही निकालते हो ना? लाइन की इक्वेशन में h और k सब्स्टिट्यूट करोगे, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जल्दी बोलो बेटा, हाँ या ना? पता है ना ये चीज? किसी पॉइंट का h कॉमा k किसी लाइन हाँ lx सर। प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो? lx प्लस my प्लस n अपॉन रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। राइट, l की जगह x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हो, y की जगह k सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ऐसे ही करते हो ना? हाँ सर। तो बस वही किया, x प्लस a लाइन थी तो उसमें x की जगह h सब्स्टिट्यूट कर लिया, y तो 0 है तो 0 ही रहेगा, प्लस a अपॉन रूट ऑफ, एक ही कोफिशिएंट है y तो 0 है, तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर विच विल बी 1। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h प्लस a का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। अब स्क्वायर ओपन करो, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर। देखो h स्क्वायर a स्क्वायर वाले टर्म्स तो सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे प्लस 2ah आएगा और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 2ah आएगा, तो 4ah हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब वही वापस से क्या करते हैं, h और k को x और y से रिप्लेस कर लो, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये जो इक्वेशन होती है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये जो इक्वेशन होती है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। गॉट इट एवरीवन? फोकस क्या होता है यहाँ पे? व्हाट इज फोकस? a, 0 1,0।
डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है यहाँ पे? माइनस a माइनस कॉमा ए। 0। x इज इक्वल्स टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स बेटा एक लाइन है, पॉइंट नहीं है। हाँ सर सर। और वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0,0। ओरिजिन। ओरिजिन 0,0। एक्सिस क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 या और x एक्सिस, जैसे भी लिखना चाहो, ठीक है। और अब देखो इसी इसी पैराबोला के लिए लेटेस्ट रेक्टम देखते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम का हम लेंथ देखेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो फोकस से पास मतलब एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो टेल मी ये जो लेंथ है ये कैसे निकालेंगे? एनीवन? अच्छा ध्यान से देख करके बताओ ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएंगे? चलो अच्छा ठीक है, और बेटर वे में अप्रोच करते हैं। मुझे बताओ कि ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट एक ए ही रहेगा, माइन ए ही रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? हाँ और क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है तो जो भी ऊपर आएगा के उसी का निगेटिव नीचे आएगा, हाँ या ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो मुझे बस वो के निकालना है, ठीक है। अब देखो ये जो ए कॉमा के पॉइंट है, ये जो ए कॉमा के पॉइंट है, क्या वो पैराबोला की इक्वेशन पे लाई करेगा? पैराबोला पे लाई करेगा? हाँ करेगा। करेगा। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो देखो क्योंकि पैराबोला पे लाई करेगा, ठीक है वो पॉइंट, तो मैं y की जगह k डाल दूं और x की जगह a डाल दूं, तो k की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? ±2a। बोलो बेटा हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो हो गया, इसकी वैल्यू हो गई a,2a और इसकी वैल्यू हो गई a,-2a। तो लेंथ कितनी हो जाएगी देख करके ओरली बताओ? 4a। 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4a होता है, ठीक है। ये जो ये लिखा रहता है ना x के साथ वाला, वो 4a ही लिखा रहता है। तो डायरेक्टली जो x के साथ लिखा हुआ है ना पैराबोला, जैसे मान लो मैंने ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सीधे 8 लिख देना। समझ गए ना? हाँ सर। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होते हैं? a,2a एंड a,-2a। तो आई गेस सबको स्टैंडर्ड समझ में आया होगा, क्लियर है ना बेटा? यस सर। हाँ सर। ओके। और यहाँ पे देखना a जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, a जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट a लिया है, तो a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। देखो वर्टेक्स से राइट में लाइक कर रहा है ना एक्स कोऑर्डिनेट पे, तो a की वैल्यू कुछ x से बड़ी लोगे ना, 0 से बड़ी लोगे ना, तो a ग्रेटर देन 0 है फॉर दिस पैराबोला। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, उसका फोकस a,0 a ग्रेटर देन 0 के लिए, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू -a, वर्टेक्स 0,0, एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0 या x एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो सारी चीजें जितनी हमने पढ़ी हैं सब निकाल ली। एसेंट्रिसिटी तो 1 होती है पैराबोला के लिए, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक और चीज, tangent at vertex, tangent at vertex ये कितना आएगा? x इक्वल्स टू 0। ये देखो ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है, tangent at vertex। तो ये कितनी आ जाएगी? y एक्सिस और x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। तो
अगर मान लो क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, यार ये पेज कहाँ खत्म होता है ना पता ही नहीं चलता। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि मैंने दिया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, तो मुझे सब कुछ निकाल के बताओ, फोकस, वर्टेक्स, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और फोकस निकाले, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब, और क्या निकाल सकते हो, टैंजेंट एट वर्टेक्स, सब कुछ निकालो। मैं 1 मिनट में पूछता हूँ, 1-2 मिनट में। हो गया? ए हाँ कितना सर। आया? 4। ए कितना है? 4 है। 4 फोकस क्या हो जाएगा? 4,0। 4,0। 4,0 वर्टेक्स 0,0 ही रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -4 या फिर x + 4 इक्वल्स टू 0। राइट, x इज इक्वल्स टू -4 या एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4,8 और 4,-8। सबके यही आया ना? हाँ सर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्टली दिखा दिया मैंने, 4a लिख दो। टैंजेंट एट वर्टेक्स कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। x इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0। ये चीज सबको क्लियर है ना? तभी नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ सर। तो ठीक है, यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। पैराबोला स्टार्ट कर दिया। पैराबोला की ये डेफिनेशन देख लेना। ये जो मेथड मैंने सॉल्व किया ना, PS/PM इज इक्वल्स टू E यूज करके जो मैंने इक्वेशन निकाली है, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। PS डिस्टेंस तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, फिर परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस है, दोनों को इक्वेट किया और ये जो इक्वेशन निकाली है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक बार ट्राई करना नेक्स्ट क्लास से पहले कि अगर पैराबोला कुछ इस टाइप का हो जाए, जैसे वो राइट ओपनिंग पैराबोला था, राइट साइड में ओपन हो रहा था ना ये वाला पैराबोला, व्हाट विल हैपन इफ लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला होगा? फोकस के कोऑर्डिनेट को -a,0 ले लेना, डायरेक्ट्रिक्स को क्या ले लेना, x इज इक्वल्स टू a ले लेना, और इक्वेशन निकालने की कोशिश करना। इक्वेशन के साथ साथ सारी चीजें निकालने की कोशिश करना, जो भी कोनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, सब कुछ निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं।